सोचो एक शहर जिसमें फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और वर्कर्स सब काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कंट्रोल रूम ही ना हो। सब कुछ केओस हो जाएगा, राइट? वैसे ही सेल का कंट्रोल रूम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यही डीएनए स्टोर करता है और यही डिसाइड करता है कि सेल कैसे ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा और अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर, डीएनए और क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन और वो ट्रिकी पॉइंट्स जहाँ से नीट में बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी कि यही कंट्रोल करेगा कि सेल में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस। इसको हम CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, विच इज़ द एक्चुअली द टर्म फॉर कंप्यूटर्स। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं, एनीथिंग दैट कंट्रोल समथिंग। तो बेसिकली न्यूक्लियस क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। डिस्कवरी हम इसकी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। कौन से ईयर में? इन 1831। ठीक है, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बना रखा है मैंने आपके लिए। सबसे पहली बात, इट इज़ डबल मेम्ब्रेन्ड। 2 मेम्ब्रेन्स हैं इसकी। एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन। बाहर वाली मेम्ब्रेन ज़्यादा परमेबल होती है, इनर वाली मेम्ब्रेन कम परमेबल होती है, लेकिन यहाँ पर आपको पोर्स मिलते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, तो क्या है, ऐसे करके मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है 2, लेकिन उनके बीच में गैप्स भी प्रेजेंट है। इन गैप्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये कैसे बनते हैं? जहाँ भी आपका इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन फ्यूज़ हो जाएगा, उसके बीच में जो खाली जगह पड़ी है, दैट इज़ योर न्यूक्लियर पोर। ये जो है हेल्प करता है RNA का ट्रांसफ़र या प्रोटीन्स का ट्रांसफ़र आउट ऑफ द न्यूक्लियस। जो भी RNA या प्रोटीन अंदर बनी है, जैसे कि राइबोसोमल RNA जो है वो न्यूक्लियोलस में बनता है, तो अगर उसको बाहर निकालना है तो उसकी हेल्प कौन कर रहा है? उसमें हमारा ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन कर रहा है? न्यूक्लियर पोर। क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ से चीज़ निकलना ईजियर है एज़ कम्पेयर टू मेम्ब्रेन के थ्रू किसी चीज़ को बाहर निकालना। ठीक है, जो भी इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो खाली जगह है, खाली जगह तो क्या, वैसे वहाँ पे क्रोमैटिन प्रेजेंट है, पर जो भी जगह है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और 2 मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, विच इज़ 10 to 50 नैनोमीटर्स की लेंथ है उसकी। ठीक है, न्यूक्लियस के पास भी एक डार्कली स्टेन जो होता है स्ट्रक्चर, वैसा सा कुछ प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है कोई भी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये कंटिन्यूस में है, मतलब कंटिन्यूएशन में है किसके? न्यूक्लियोप्लाज्म के। अनदर थिंग, अगर आप न्यूक्लियस को कभी स्टेन करेंगे तो ऑब्वियसली दिस विल बी वेरी डार्कली स्टेन्ड, और यहाँ पर राइबोसोम की सिंथेसिस की जाती है। तो आपका राइबोसोमल RNA, आपके काफ़ी सारे प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियोलस में ही बनते हैं। और उसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, दैट इज़ योर क्रोमैटिन और योर क्रोमोसोमल DNA, है ना। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम जब आप क्रोमैटिन को और ज़्यादा कंडेंस कर दोगे, दैट इज़ योर क्रोमोसोम। क्रोमैटिन इज़ थोड़ा सा नॉट दैट मच कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ योर DNA। ठीक है, क्रोमैटिन का नाम दिया गया था फ्लेमिंग साहब ने। फ्लेमिंग साहब एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जब स्टेनिंग करी थी न्यूक्लियस की, तो उन्होंने देखा कि एक वो है, कुछ स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर जो कि बेसिक डाई से स्टेन हो रहा है। ठीक है, तो बिकॉज डाई से स्टेन हो रहा था तो उन्होंने क्रोमैटिन नाम रख दिया इसका। क्रोमो का मतलब पिगमेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलाई वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोलाई का नंबर जो है और कितना बड़ा है वो भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन कि सेल का कितना रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करनी है सेल को, तो उसके पास ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा राइबोसोम्स होने चाहिए, तो उसको ज़्यादा न्यूक्लियोलाई चाहिए, ज़्यादा बड़ा न्यूक्लियोलाई चाहिए, नंबर भी ज़्यादा चाहिए, है ना। तो अगर सेल का प्रोटीन सिंथेसिस करने का जो फंक्शन है वो ज़्यादा है, उसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की सिंथेसिस करने की, तो न्यूक्लियोलाई ज़्यादा होंगे, उनका नंबर ज़्यादा होगा, बड़े होंगे। अगर नहीं है तो एक से भी काम चल सकता है। अगर हम क्रोमैटिन की बात करें तो क्रोमैटिन क्या होता है?
क्रोमैटिन इज़ नथिंग, इट इज़ न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में आपके पास डीएनए आ जाएगा, थोड़ा बहुत आरएनए हो जाता है, एंड प्रोटीन्स में जो कि पैकेजिंग में इन्वॉल्व होंगे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं एंड कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होंगे। क्रोमैटिन भी दो टाइप का होता है, जैसे कि किस तरीके से उसकी फोल्डिंग रखी है। अगर वो टाइटली कॉइल्ड नहीं है, बहुत कम लाइटली कॉइल्ड है, ऐसे थोड़ा थोड़ा ही कॉइल्ड है सिर्फ, और जब आप उसको स्टेन करोगे तब भी वो लाइट स्टेन होगा, उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन। एक होता है जहाँ पर बहुत टाइटली कॉइल्ड आपका क्रोमैटिन, उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, जो कि आपका सेंट्रोमियर बनाता है। आगे हम पढ़ेंगे सेंट्रोमियर क्या होता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली डार्क स्टेन होगा, क्योंकि बहुत सारा जो मटेरियल है वो एक साथ टाइटली कॉइल्ड है, तो जब ये डाई पकड़ेगा तो ये ज़्यादा स्टेन होगा एज़ कम्पेयर टू योर यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इतना लाइटली कॉइल्ड इसलिए होता है क्योंकि इसकी हेल्प से आप प्रोटीन सिंथेसिस करा रहे होते हो, मतलब प्रोटीन का जो बनाना है आपने, डीएनए से नेक्स्ट आप क्या बनाओगे, सेंट्रल डोग्मा होता है ना, डीएनए टू आरएनए, और फिर आरएनए से आप बनाते हो प्रोटीन्स। तो ऑब्वियसली डीएनए जो है वो थोड़ा कम कॉइल्ड होना चाहिए, तभी इसकी हेल्प से आप इसको पढ़ के इसको आरएनए बना सकते हो, अदरवाइज कैसे बनाओगे? अगर इतना टाइटली कॉइल्ड होगा तो आप बनाओगे कैसे इसकी हेल्प से आरएनए? बनेगा ही नहीं। तो इसलिए जहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जो आपको चाहिए डीएनए, दैट इज़ योर यूक्रोमैटिन। अदरवाइज जो आपका ये क्रोमैटिन है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ये कोई प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है, कोई आरएनए बनाने में हेल्प नहीं कर रहा है ये, ठीक है। क्रोमैटिन जो है वो डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, हम बात कर चुके हैं। इट इज़ अ कलर्ड बॉडी आफ्टर स्टेनिंग विद बेसिक डाइज, 1879 में किया था उन्होंने। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अलग अलग नंबर हो सकते हैं एक सेल में। यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल आपकी बॉडी के यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। बाई न्यूक्लिएट हो सकता है सेल, जैसे कि पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो आपका जो स्केलेटल मसल के सेल्स हैं, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट जो होता है उसमें रेगुलर कैरियोकाइनेसिस होती रहती है साइटोकाइनेसिस के बिना, तो दैट इज़ ऑल्सो मल्टी न्यूक्लिएटेड। उसके अलावा सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियाई जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिंसीशियम या क्वानोसाइट, सिंसीशियम या सिंसीशियल सेल्स। तो अगर आप कहीं पर भी सिंसीशियम पढ़ते हो, इसका मतलब है कि वो सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। मसल सेल के पास क्यों होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस? क्योंकि उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है भाई, है ना। प्रोटीन का ही बना हुआ है पूरा मसल, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन है, वही उसी का बना हुआ है सारा मसल सेल। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड चाहिए उसको न्यूक्लियस बहुत सारे। उसके अलावा वी हैव ई न्यूक्लिएटेड सेल। ई न्यूक्लिएटेड मतलब नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट ही हो गया। दैट इज़ प्रेजेंट इन मेच्योर आरबीसीज एंड सीव ट्यूब सेल्स इन प्लांट्स। आरबीसी में इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी जो है वो आपका पूरा हीमोग्लोबिन से पूरा जो है आपने भर दिया है। आप बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन चाहते हो आरबीसी में, ताकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आप इजीली कर सको, है ना। तो आप कहते हो कि भैया नहीं चाहिए हमें न्यूक्लियस, हमें पता है हमारा एक ही काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है इधर से उधर, हमें उसके लिए न्यूक्लियस की कोई ज़रूरत नहीं है। आरबीसी में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, बहुत ही कम सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं आरबीसी में। इट इज़ कवर्ड, इस साइटोप्लाज्म जो है इसका कवर्ड होता है पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन से, ठीक है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट क्रोमोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस्ड क्रोमैटिन है पहली बात तो आपका, ठीक है। दिस इज़ योर रेप्लिकेटेड, तो ये आपके पास एक क्रोमैटिड है, दिस इज़ योर वन क्रोमैटिड। हमने बात करी थी यू क्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन की, उसमें मैंने आपको बोलता हेट्रोक्रोमैटिन जो है वो सेंट्रोमियर बनाता है। सेंट्रोमियर क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, बीच में एक क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे करके जैसे एक्स बनाते हैं हम, तो ये बीच में एक जगह सी है ना, तो उसको हमने कंस्ट्रक्शन बोल दिया। सेंट्रोमियर में जो है हेट्रोक्रोमैटिन प्रेजेंट होता है, मतलब हेट्रोक्रोमैटिन का बना हुआ है आपका सेंट्रोमियर, ठीक है, वेरी इजी। हेट्रोक्रोमैटिन मतलब सेंट्रोमियर के आसपास आपके डिस्क शेप कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है, प्रोटीन के ही बने हुए हैं। जब आप सेल डिवीजन करते हो तब स्पिंडल फाइबर्स, मैंने आपको बोला था कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे जब सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के बारे में। तो ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं आके इस काइनेटोकोर से ही अटैच होते हैं, तो इसलिए काइनेटोकोर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एंड्स होते हैं क्रोमोसोम के उसको हम बोलते हैं टीलोमेयर। टीलोमेयर क्या करते हैं? सील कर देते हैं एंड ऑफ क्रोमोसोम। तो जब भी रेप्लिकेशन होती है ना, तो क्या होता है, छोटा आपका जो सबसे एंड वाला पार्ट है ना, होता है ना, बिल्कुल एंड वाला, वो ना रेप्लिकेट नहीं होता पूरी तरीके से,
तो वो जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। तो आप नहीं चाहते हो ऑब्वियसली कि आपका जो प्रोटीन बनाने वाला, आरएनए बनाने वाला या कुछ काम करने वाला डीएनए है वो ख़राब हो जाए अगर आपने एक बार रेप्लिकेट कर दिया तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम्स क्या होता है, एंड्स में, क्रोमोसोम के एंड्स में एक रेप्लिकेटेड सा सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टीलोमेयर। ये क्या करता है कि अगर ये छोटा भी हो गया तो भी आपके क्रोमोसोम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके क्रोमोसोम जो फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा वो तब भी करता रहेगा। तो शॉर्टनिंग और लॉस ऑफ क्रोमोसोम को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टीलोमेयर्स। इसी वजह से जैसे हमारे नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, हमारे हर सेल की एक लाइफ स्पैन होता है ना, जैसे आरबीसी का 120 डेज होता है ना, ऐसे करके हर सेल का लाइफ स्पैन है। तो वाई देयर इज लाइफ स्पैन, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये क्रोमोसोम आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो इस क्रोमोसोम को, तो क्योंकि वो अगर यहाँ पर आ गया आपकी शॉर्टनिंग होके तो आप उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका सही से सेल नहीं बनेगा, तो इसलिए आपका लाइफ स्पैन होता है। कैंसर सेल जो होते हैं ना उनके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टीलोमरेज। ये क्या करता है, इन टीलोमेयर की भी ग्रोथ कराता रहता है, इसीलिए कैंसर सेल जो है वो मरते ही नहीं है, वो आगे 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 और बढ़ाते रहते हैं, रेप्लिकेट करते ही जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना है, सेंट्रोमियर इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस वन थिंग इज योर क्रोमैटिड, ये पूरा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज योर क्रोमोसोम। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो हम इसको डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, कि सेंट्रोमियर कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है इन दो आर्म्स के, ठीक है, ये जो आपके क्रोमोसोम की क्रोमैटिड की आर्म्स हैं इनके बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है, तब हम उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी कि आइसोब्रेकियल है। आइसो मतलब इक्वल, ब्रेकियल मतलब आर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इक्वल आर्म्स हैं इसके पास। अगर आपका जो सेंट्रोमियर है वो थोड़ा सा दूर है, मतलब सेंटर से थोड़ा सा दूर है, तब हम उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। दिस इज हेट्रोब्रेकियल। हेट्रोब्रेकियल मतलब एक आर्म छोटी होगी, एक आर्म लंबी होगी। ठीक है, अनइक्वल आर्म्स प्रेजेंट है। एक्रोसेंट्रिक में मतलब सिर्फ थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा सेंटर से दूर है। ठीक है, तो एक आर्म बहुत छोटी होगी, एक आर्म बहुत लंबी होगी। ठीक है, इसको हमने बोल दिया एक्रोसेंट्रिक। अगेन दिस इज ऑल्सो हेट्रोब्रेकियल, अनइक्वल आर्म्स। टीलोसेंट्रिक होता है एकदम एंड ऑफ द आर्म पे आपका लगा हुआ है सेंट्रोमियर, तो सिर्फ मोनोब्रेकियल है, एक ही आर्म प्रेजेंट है। ठीक है, आर्म ही सिर्फ एक रह गई है, दैट इज़ योर टीलोसेंट्रिक। अगर आप एनाफेज में देखोगे तो इन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अलग अलग शेप में होता है। जो मेटासेंट्रिक है वो वी शेप का दिखेगा, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का, एक्रोसेंट्रिक जे शेप का, और टीलोसेंट्रिक जो है वो आई शेप का आपको देखने को मिलेगा एनाफेज स्टेज में। ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम वो होते हैं जिनके पास एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी है। ये आपका सेंट्रोमियर तो प्रेजेंट है ही, विच वॉज योर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके अलावा एंड ऑफ द आर्म पर एक और कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जब आप स्टेन करोगे ना क्रोमोसोम को, तो ये जो है स्टेन नहीं होती है डाई से, तो आपको ना ये अलग से पार्ट दिखता है और ये ऐसे दिखता है, बीच वाला दिखता ही नहीं है। सैटेलाइट जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है तो ऐसे लगता है जैसे सैटेलाइट से ऊपर पड़ी हुई है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम, जो भी ऐसा क्रोमोसोम देखने को मिलता है, एंड या सैट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए भी बोल सकते हैं हम इसको। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। और ह्यूमंस में 5 पेयर ऑफ सैट क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं ये, बस आपको एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं ये। मेन फंक्शन ये होता है कि आपको रिकॉग्निशन जब आप कर रहे हो तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो इन क्रोमोसोम्स को बहुत ही ईजिली। ठीक है, उसके अलावा हमने बोला था कि हम माइक्रोबॉडीज़ डिस्कस करेंगे, तो वो तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो कर लेते हैं, उसके बाद आपका सेल चैप्टर फिनिश हो जाएगा। माइक्रोबॉडीज़ में सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स हैं जिनके पास बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि स्फेरोसोम्स। स्फेरोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लांट लाइजोसोम की तरह ही काम करेंगे, और ये बनते हैं SCR की हेल्प से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अगर आप ग्लाइऑक्सीजोम की बात करोगे तो ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में हेल्प करेगा। ER बनाते हैं, कहाँ प्रेजेंट आपको देखने को मिल जाएगा, कैस्टर सीड्स में। इसके अलावा वी हैव पेरोक्सिसोम्स जो कि फोटो रेस्पिरेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में, बीटा ऑक्सीडेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं एनिमल्स में।
वेरी इजी, कुछ है ही नहीं, बस ये छोटे से पॉइंट्स आपको याद करने हैं. एंड फाइनली योर सेल चैप्टर इज कंप्लीट. नेक्स्ट वील स्टार्ट विद सेल डिविजन, है ना. उससे पहले पर सेल के चैप्टर के PYQs करेंगे हम. तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PYQs के साथ और उसके बाद सेल डिवीजन वाले नए चैप्टर के साथ. आई विल बी वेटिंग फॉर यू. गुड बाय.